हेलो एवरीवन। तो हम अभी जो है डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे ड्राइंग। तो ड्राइंग से संबंधित सारे पॉइंट जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जो जो याद करने वाले पॉइंट थी मैंने आपको सारे के सारे जो है मैंने जो है आपको बता दिया है। ठीक है। अब हम जो है हमारा जो अगला टॉपिक था बर्न। तो ड्राइंग करने के बाद जो है हम ईंट को ना पकाते हैं। ड्राई करने के बाद जो है हम ईंट को पकाते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है बर्न। अब जो भी मतलब नंबरिंग रहा होगा, पहले हमने ईंट को प्रिपेयर किया, फिर इसके बाद से क्या किया, हमने मोल्ड किया, फिर उसके बाद से हमने ड्राई किया, और उसके बाद से बर्निंग किया। तो प्रिपरेशन को 1 नंबर कर लेना है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, और इसको 4 नंबर। और उसमें जो सारी हेडिंगें थी, मतलब जैसे प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक में जो है हेडिंग थी कई सारी, तो उनको जो है जो भी नंबरिंग था कर लेना। और बाकी मोल्डिंग में और इनमें तो जो है हेडिंग नहीं थी, जो बाकी ज़्यादा जो भी था मैंने अच्छे से जो है लिखवा दिया था। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से भी नहीं भी लिखा रहता है ना, तो उसका भी जो है याद करने में जो है अंतर पड़ता है, दिक्कत होती है बहुत सारी। तो यहाँ पे 4 नंबर कर लो, और यहाँ पे लिख लो बर्न, BURNING। बर्निंग, बर्निंग का मतलब होता है पकाना। जैसे कोई कोई आदमी पक जाता है किसी की बातों से, भाई पकाने के कई से तरीके होते हैं। तो बर्निंग में हम क्या करते हैं कि जो ईंट है हमारी ना, ईंट को भट्ठे में, देखो हम भट्ठे में पकाते हैं, या पजावा में पकाते हैं, या क्लैंप में पकाते हैं। तो इनमें जो है अलग अलग स्टेजों में हम जो है अलग अलग तापमान पे जो है ईंट को पकाते हैं। ठीक बात है। अगर हम जो हमारी ईंट होती है, अगर हम उसको जो है एक ही बार जो है ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे, तो ईंट को जो है ना ज़्यादा टेम्परेचर देने से क्या होगा कि उसमें जो है दरार पड़ जाएगी। ईंट जो है अचानक से टेम्परेचर नहीं सह पाएगी, और क्या होगा कि वो फट जाएगी। तो ये सारी दिक्कत रहती हैं। तो इस कारण हम जो है ईंट को अलग अलग जो है स्टेज में पकाते हैं। तो इसके ईंट को जो है हम 3 स्टेज में पकाते हैं। तो पहला जो है स्टेज लिख लेना। फर्स्ट स्टेज हम शुरू करेंगे। तो पहला स्टेज क्या है, डिहाइड्रेशन। DEHYDRATION, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, स्मोकिंग स्टेज। SMOKING, स्मोकिंग, STAGE स्टेज। तो ये जो डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, या इसको ही हम स्मोकिंग स्टेज कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं स्मोकिंग स्टेज इसलिए लिखवा दिया, इसको मैं लिखवाता ऐसे नीचे करके कि डिहाइड्रेशन को स्मोकिंग स्टेज कहते हैं। तो उसको थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है। ठीक है। और यहाँ पे रहेगा तो आप हेडिंग में ही देख लेंगे, तो ये जो है आपको नज़रों पे चढ़ा रहेगा, तो एग्जाम में आ जाएगा ना, तो आप जो है कर लोगे। नहीं तो डिहाइड्रेशन को स्मोकिंग स्टेज कहते हैं, तो यहीं पे लिखा दिया मैंने। समझ गए। बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी पूरा। तो इसका जो टेम्परेचर रहता है ना, शुरू शुरू में 400 टू 1600 सेंटीग्रेड। तो स्मोक डिहाइड्रेशन जो स्टेज रहता है वो 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सॉरी, 600 नहीं, 650। 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है डिहाइड्रेशन जोन और स्मोकिंग जोन। अब बहुत सारे क्या, अभी तो कोई देखता ही नहीं है वीडियो, तो पता नहीं है किसको, जो भी देख रहे होंगे। तो अगर आपको पता नहीं है कि जो है डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी, वाटर की कमी, वाटर की कमी। तो पहले वाले स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो ईंट होती है, ईंट में जो 3 to 4% तक जो नमी थी, हम जो है उसको भी बाहर निकालते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ईंट ईंट में से इस नमी को बाहर निकाल रहे हैं, तो इस ईंट में क्या हो रही है, पानी की कमी हो रही है। तो उसी को हम कहते हैं स्मोकिंग जोन। और देखो हम स्टीम के द्वारा जब हम पकाते हैं, तो उसमें जो है टेम्परेचर जो है 120 से अधिक नहीं रखते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर है 400 टू 6500 650 सेंटीग्रेड। तो क्या होगा कि ये जो वाटर है ना, 3 to 4% जो नमी है ईंट में, वो स्मोक मतलब धुएं के रूप में जो है बाहर निकल जाएगी। ठीक है, भाप के रूप में, धुएं के रूप में। तो इस वजह से इसे हम जो है स्मोकिंग स्टेज भी कह रहे हैं।
आ रही है बात आपको समझ में? तो इसीलिए इसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, और स्मोकिंग का मतलब होता है धुएं जैसा। तो जब इतना डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप उसे तापमान दोगे तो क्या होगा कि वो धुएं के रूप में जो है बाहर निकलेगा। धुआं तो आप देख ही गए, देखते ही होगा ना, कई सारे लोग सिगरेट पीते हैं तो धुआं फेंकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जो बर्निंग के जो है 3 स्टेज हैं, पहला है डिहाइड्रेशन स्टेज, और ये है 400 टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस स्टेज में ना देखो हम कुछ नहीं करते, हम जो है इसे देखो यहाँ पे स्मोकिंग को लिख लो ऐसे कि वाटर, WATER, वाटर स्मोकिंग स्टेज। ठीक है, तो देखो अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो ईंट होती है, तो ईंट के जितने भी, ईंट में पहले जो ब्रिक्स होती है हमारी, उस ब्रिक्स में जितने भी हमारी 3 to 4% जो उनमें बची रहती है वो क्या होती है कि बाहर निकल जाती है। ठीक बात है। और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर इसमें कोई कार्बोनेशियस मैटर है, कार्बोनेशियस मैटर हमने हार्मफुल सब्सटेंस में डिस्कस करा था, जैसे कि बिटुमिनस हो सकता है, और ऐसे ही कुछ पेट्रोलियम जैसे पदार्थ हो सकते हैं। तो अगर वो चीजें हैं तो वो क्या होंगी कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरी तरीके से वो जल जाएंगी। ठीक है ना। तो हार्मफुल सब्सटेंस में हमने डिस्कस करा था कि बिटुमिनस क्या होता है, वो कैसे कार्य करता है। तो अगर कोई बिटुमिनस पदार्थ रहेगा तो वो पूरी तरीके से जो है क्या होगा कि जल जाएगा। सॉरी, बिटुमिनस नहीं, मतलब कार्बोनेशियस मैटर। तो कार्बोनेशियस मैटर में बिटुमेन भी आ जाता है, और उसके अलावा और कई सारे जो है पदार्थ आ जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि जो पोर्स में जो रंध्र में जितने भी सारे वाटर थे वो बाहर निकल जाएंगे। दूसरा ये होगा कि कार्बोनेशियस जो पदार्थ होते हैं वो जो है पूरी तरीके से, कार्बोनेशियस पदार्थ जो होंगे वो पूरी तरीके से जो है जल जाएंगे। ठीक बात है, पूरी तरीके से नहीं, मतलब कुछ जो है जल जाएंगे, कुछ जो है बचे रहेंगे। अब देखो ये जो है हम लोग ऐसा, जैसे मैं यहाँ पे डिहाइड्रेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे हम लोग 3 स्टेज में पढ़ने वाले हैं। तो पहला ये वाला स्टेज है, दूसरा ये वाला स्टेज है, और तीसरा ये वाला स्टेज है। ठीक है ना। तो इस पे हम इसे आग में पका रहे हैं तो वहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब अब जैसे कि ये प्रॉपर एकदम लिमिट बाउंड्री है, अरे इससे तो एकदम 1 सेंटीमीटर जो है अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लिमिट बाउंडेड नहीं है, ऐसा नहीं होता है कभी भी नेचुरल में, ऐसा कभी नहीं होता है कि उसका एकदम परफेक्ट बाउंड्री होता है और उस पे ही वो कार्य करता है। तो यहाँ पे कुछ हद तक जो है कार्बोनेशियस मैटर जो होते हैं वो निकल जाते हैं, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचे रहते हैं वो सेकेंड स्टेज में जो है निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अगर ऑर्गेनिक मैटर, अगर जो है इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं, जैसे कि घास फूस, पत्तियां थोड़ी थोड़ी पतली पतली जो है जड़ें, अगर इसमें कुछ होंगी, जो भी होंगी, तो वो क्या होंगी कि जल जाएंगी। इतना तापमान पे क्या होगा कि वो जल के खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है पहला स्टेज है। देखो यार, मैं थोड़ा सा जो है अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मतलब जिनका लेवल बहुत लो होता है, तो उनको जो है अच्छे से बताने की ज़रूरत होती है। और मेरी कोई गाड़ी भाग नहीं रही है, तो मेरा यही है कि सारे को जो है समझ में आए। तो मेरा मेन मकसद यही है। और पैसे तो बात की चीज़ होती है यार, तो पहले सबको समझ में आए, और एकदम बेस्ट तरीके से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से जो है वीडियो जो है लंबी लंबी हो जाती हैं। तो अगर आपको जो है स्लो लगता है तो जो है आप जो है स्पीड जो है बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है ना। तो वही चीज़ हमने जो डिस्कस करी है उसको ही हम लिखते हैं कि इसमें अब डिहाइड्रेशन जोन में, या डिहाइड्रेशन स्टेज में, या वाटर स्मोकिंग स्टेज में, तो इसी को हम कर रहे हैं। इसमें ईंट के रंध्र में, रंध्र मतलब वॉइड्स। अब आप कोशिश करना कि जो है आप इंग्लिश वाला टर्म जो है याद करो, क्योंकि आपको जो हिंदी में पता होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिलेट कर दे रहा हूँ। वॉइड्स में उपस्थित वाटर
और वाटर क्या होता है, एक प्रकार की मॉइस्चर ही होती है, नमी होती है, ठीक है ना। तो वाटर, या इसको कह सकते हो कि नमी भी कह सकते हो, बाहर निकल जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ईंट के रंध्र में जो भी सारे वॉइड्स होंगे वो बाहर निकल जाएगी, CARBO, कार्बन एक्सेस पहले लिखते हैं, ORGANIC, ऑर्गेनिक मैटर। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। अरे वो वाला मैटर नहीं, जैसे कि क्या मैं लिख रहा हूँ, वो वाला मैटर नहीं, जैसे कि कोई झगड़ा हो जाता है तो आदमी जाके पूछते हैं अरे क्या मैटर हो गया। तो इस मैटर का मतलब होता है पदार्थ, सॉरी पदार्थ नहीं होता है, द्रव्य होता है। इस मैटर का MATTER, मैटर का मतलब होता है द्रव्य। और जब हम मैटर कहते हैं तो द्रव्य में आते हैं SOLID, सॉलिड, और इसके बाद से गैस, और इसके बाद से लिक्विड। तो ये मैटर जो है तीन रूपों में रहता है, ये द्रव्य जो है तीन रूपों में रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आई बात समझ में? तो मैंने आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पे। इसको जो भी आपको पता नहीं होगा ना, उसको आप जो है लिखते जाना, क्योंकि आप जो है नोट्स बना रहे हो तो हर नोट्स में ये जो है रिलेट करेगा। और जहाँ पे ये जिसकी जैसे ये मैंने चीज़ें बताई, इसकी ज़रूरत जो है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पड़ेगी, तो वहाँ पे जो है आप नोट कर लेना। अगर कोई भी टीचर जो है आपको पढ़ाएगा तो वहाँ पे जो है आप लिख लेना, तो आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर ना जल जाते हैं, जल जाते हैं। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं कि कार्बोनेशियस मैटर का जो है CARBONEOUS, कार्बोनेशियस, CARBONECEUS, कार्बोनेशियस, मैटर का पार्शियल, PARTIAL। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक रूप से, ठीक है। कार्बोनेशियस मैटर का पार्शियल ऑक्सीडेशन, OXIDATION, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जो पार्शियल जो कार्बोनेशियस मैटर, जैसे कि मान लो कोई भी, जैसे बिटुमन हो गया, तो वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो है आग से जो है जल जाएगा, और थोड़ा बहुत जो है बचा रहेगा। एकदम मतलब ये बाउंड्री नहीं है कि अरे एकदम जल के खत्म हो गया, मतलब आंशिक रूप से, मतलब पार्शियल, मतलब ज्यादातर आधे से अधिक जो है वो जल के जो है खत्म हो जाता है, और थोड़ा बहुत जो बचा रहता है वो सेकेंड स्टेज में खत्म हो जाएगा, ठीक बात है। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये आधा से अधिक क्या हो गया है कि वो जल गया है, ठीक है ना। आधा से अधिक मतलब जल के खत्म हो गया है। तो अब इसमें जलना वलना लिखाने की कोई जरूरत दिख नहीं रही है मुझे, तो ये सीधा सीधा याद रखना। और क्या होता है कि जो सल्फर होते हैं, सल्फर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सल्फर, SULPHER, सल्फर का कुछ PORTION पोर्शन भी PYRITE पायराइट। हमने एक पढ़ा था ना ऊपर, हार्मफुल सब्सटेंस में आयरन पायराइट, तो वही है पायराइट, आयरन पायराइट, ठीक है ना। तो सब सल्फर का जो है कुछ पोर्शन जो है पायराइट से बाहर बाहर निकल निकल जाता जाता है। तो ये जो सल्फर है, जो Fe2S था, मैंने लिखा था ना FeS2, Fe2S या FeS2 मैंने कुछ लिखा था, Fe2S था शायद।
तो Fe2S क्या होता है ना, उसमें से जो S वाला जो पार्ट दिख रहा है वो क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है क्या हो गया कि पहला क्या हो गया डिहाइड्रेशन जोन। अब डिहाइड्रेशन के बाद जो है हम आते हैं दूसरे जोन पे, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पीरियड या ऑक्सीडेशन जोन। तो ये मैं आपको गलत बता रहा था, Fe2 होता है। ठीक है, आयरन पायराइड। तो ये वही वाली चीज़ है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लेना। तो सल्फर को जो है कुछ सल्फर का सल्फर सल्फर का कुछ पोर्शन भी पायराइड से जो है बाहर निकल जाता है। तो डिहाइड्रेशन जोन में ये होता है। ठीक बात है। अब डिहाइड्रेशन में जो है पूरी तरीके से जो है क्या हुआ है कि वाटर निकल गया है, कार्बोनेशियस मैटर और आयरन पायराइड के जो है आधे से अधिक पार्ट जो है बाहर निकल चुके हैं। अब हम जो है अगले स्टेज में एंटर करते हैं। तो अगले स्टेज में ईंट को ना हम जैसे ये भट्ठा होता है, ये भट्ठा हो गया, मान लो हाफमैन भट्ठा हो गया। तो ईंट को जो ना अलग अलग उसमें क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। तो इन चैम्बर में हम ईंट को ऐसे रखते हैं, जैसे एक ईंट को जो है इस तरीके से पकाते हैं कि जैसे तीन चैम्बर की ईंटें ऐसे पक रही हैं, या एक ही चैम्बर में तीन पार्ट ऐसे कर दिए हमने कि शुरू वाला पार्ट में कम टेम्परेचर होगा, दूसरे में जो है थोड़ा सा अधिक होगा, और तीसरे में बहुत हाई टेम्परेचर होगा। तो इस तरीके से जो है हम करते जाते हैं। ठीक है, तो हम तो अभी भट्टे के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ ही में आ जाएगा। तो हमारा जो बी वाला पार्ट है, तो यहाँ पे बी नंबर पे लिखना ऑक्सीडेशन, OXIDATION, ऑक्सीडेशन जोन। अब ये जो ऑक्सीडेशन जोन होता है ना, तो ये ऑक्सीडेशन जोन हमने पढ़ा था अभी कि पिछला वाला जोन 650 डिग्री सेंटीग्रेड से तक था। अब ये जो है 650 डिग्री सेंटीग्रेड टू से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये जोन रहता है। मतलब इसमें टेम्परेचर जो है इतने से इतने के बीच में रहता है। तो इसमें क्या होता है कि बचे हुए जो कार्बोनेशियस पदार्थ और सल्फर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ मुझे और लिखानी थी शायद, चलो इसी वाले में है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बचे हुए CARBONACEOUS कार्बोनेशियस पदार्थ तथा SULPHER सल्फर का OXIDATION ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक बात है ना। तो हमने जो ऊपर ये दोनों पॉइंट जो है डिस्कस करे थे, कौन कौन से, एक तो ये कि कार्बोनेशियस मैटर्स का जो है पार्शियल जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरा और सल्फर का जो है कुछ पोर्शन होता है जो पायराइड से अलग हो जाता है। तो ये जो है दोनों जो है थोड़ा थोड़ा जो है बाहर निकले हुए थे। अब क्या होता है कि जो हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, तो इसमें कार्बोनेशियस मैटर, कार्बोनेशियस सब्सटेंस या कार्बोनेशियस पदार्थ और जो सल्फर होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, पूरी तरीके से जो है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले क्या होता है कि कार्बन जब पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, तो कार्बन के निकलने के बाद सल्फर भी जो है पूरी तरीके से जो है बाहर निकल जाता है। तो पहले क्या निकलता है, सबसे सबसे पहले सबसे पहले कार्बन CARBON, कार्बन, मैं कार्बोनेशियस पदार्थ को ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कार्बन निकलता है है उसके बाद बाद
SULPHER, PHER, सल्फर। निकलता, निकलता, और यहीं पे लिख दे रहा हूँ है। तो सबसे पहले पहले कार्बन बाहर निकल जाएगा ना, उसके बाद जो है सल्फर जो होगा वो बाहर निकलेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो है अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है ना कि इसमें FeRrus, फेरस आयरन, IRON, यानी कि फेरस आयरन मतलब कि Fe2 पे भाई कितना प्लस होता है? Fe2 पे जो है 2 प्लस होता है। जो फेरस आयरन है इसमें जो है फेरस आयरन ऑक्सीडाइज होकर OXIDIZE, ऑक्सीडाइज मतलब देखो ऑक्सीडेशन एक पढ़ते हैं और एक रिडक्शन पढ़ते हैं, ठीक बात है ना। तो जब हम ऑक्सीडेशन कहते हैं तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और रिडक्शन में जो है ऑक्सीजन जो है घट जाता है। ठीक है। तो जब हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है जुड़ जाएगा। तो फेरस आयरन यानी कि Fe2 रहेगा शुरू में फार्मूले में और लास्ट में जो है कुछ जुड़ा रहेगा। तो Fe2S जो है ऑक्सीडाइज होकर F FeRric, फेरिक IRON, यानी कि Fe3 क्या Fe3 प्लस, ये सिंगल प्लस रहेगा। तो ये सिंगल प्लस कर लो। ठीक है। इसको एक बार देख लेना, मतलब इसको एक बार जो है आप लोग चेक कर लेना। तो नहीं तो किताब में लिखा हुआ है फेरस और फेरिक, तो मैं भी वही लिखा देता, तो फिर कोई मतलब है नहीं। तो आपको जो है समझ में आना चाहिए कि फेरस और फेरिस क्या है। तो Fe2 है और 2 का मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2Fe प्लस, और इसे लिख सकते हैं 3Fe प्लस Fe3 को। ठीक बात है ना। तो ये कुछ जो है ऐसे है, एक बार जो है आप चेक कर लेना इससे। तो कई कई सारे लोग होंगे कि जो मेहनत भी नहीं करना चाहेंगे, तो नहीं करना चाहोगे तो ठीक है, इसको ध्यान मत देना तब, और इसी को रट लेना। तो इसमें जो है जो फेरस आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज होकर जो है फेरिक आयरन में CHANG चेंज हो जाता है। ठीक बात है। तो ऑक्सीडेशन जोन में जो है ये फेरस आयरन जो है चेंज होकर के और फेरिक आयरन में जो है बदल जाता है। ठीक बात है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि देखो, इसके बाद क्या होता है कि जो इसमें हमने यूज करा था ईंट बनाने के लिए, हमने 50 to 60% जो है सिलिका यूज किया था। तो जो सिलिका के कण होते हैं ना वो शुरू शुरू में क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, अब भैया सिलिका का कण आप देखोगे जो सैंड होती है वो क्या होगा, शुरू में हार्ड होगा। जो सैंड होती है ना वो प्योरली सिलिका नहीं होती, लेकिन उसमें सिलिका की मात्रा जो है ज्यादा होती है। आई बात समझ में, प्योर सिलिका नहीं होता। तो जो सिलिका होती है, जो सैंड होती है, सैंड में सिलिका की मात्रा होती है लेकिन वो प्योर सिलिका नहीं होती है। तो इस वजह से मैं सीधा सीधा जो है सैंड कह देता हूँ। तो जो सिलिका होती है वो शुरू शुरू में क्या होती है, हार्ड होती है। तो जब आप ये बताओ कि जब हार्ड होती है तो उसके सरफेस पे कुछ भी पेनिट्रेट कर सकते हो, उस सरफेस को, उसके सरफेस को कुछ भी धंसा नहीं सकते, वो टूट नहीं सकता जब वो हार्ड होता है। तो इस जोन में क्या होता है कि वो जो है आ, नहीं, ये इस जोन में नहीं होता है, सिलिका जो है इस जोन में नहीं होता है, ये इसके जस्ट नीचे वाले जोन में होता है। तो हम जो है इसके नीचे जोन वाले में डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो इसमें तो बस जो है यही यही सारी बातें होती हैं। और एक जो मैं अगला पॉइंट जो डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी सारे जैसे कार्बोनेशियस हो गया, सल्फर हो गया, और भी जो भी सारे कोई अलग सब्सटेंस अगर रहे होंगे तो वो जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन जोन में हम ईंट को तब तक रखेंगे। अब भैया देखो, ऑक्सीडेशन जोन में रखने का मतलब है कि हम ईंट को ईंट में टेम्परेचर जो है तब तक रखेंगे जब तक कि हमें जब तक कि हम उसमें से जो है जितने भी सारे कार्बोनेशियस और सल्फर हैं या और भी कई सारे सब्सटेंस जो होंगे वो पूरी तरीके से बाहर ना निकल जाए। तो बाहर निकलने का मतलब है कि ऑक्सीडाइज जो है ना हो जाए, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि वो जो ऑक्सीडाइज होंगे तो वो ऑक्सीजन के कंपाउंड से जुड़ जाएंगे, ठीक बात है। तो इस बात को जो है हम जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिखना है OXIDATION, ऑक्सीडेशन जोन में, ऑक्सीडेशन जोन में ईंट को तब तक रखते हैं जब तक कि क्या हो, विट्रिफिकेशन, WITRIFICATION, विट्रिफिकेशन से पहले कुल CARBON, कार्बन तथा SULPHER, सल्फर बाहर न निकल जाए, ठीक बात है। तो ऑक्सीडेशन जोन में हम ईंट को तब तक रखेंगे जब तक कि विट्रिफिकेशन से जो है पहले सबसे मतलब पूरा कार्बन और कार्बन, सल्फर और भी जो है कोई सा भी पदार्थ अगर उसमें बचा रह गया होगा या होगा तो वो जो है पूरा तरीके से जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला जोन है वो क्या है, विट्रिफिकेशन जोन। तो यहाँ पे C नंबर लिखना, VITRIFICATION, विट्रिफिकेशन जोन, JONE, विट्रिफिकेशन जोन। और इसमें जो हम टेम्परेचर रखेंगे वो टेम्परेचर को चलो अलग से हम दिखा देंगे नीचे, क्योंकि अलग अलग टाइप की जो है अगर हम क्ले का यूज करेंगे तो टेम्परेचर जो है अलग अलग होगा। तो कई सारे लोग जो है सोच रहे होंगे कि ये जो विट्रिफिकेशन है, इस विट्रिफिकेशन का जो है मतलब क्या होता है। तो विट्रिफिकेशन का मतलब होता है विट्रिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में तो ये मीनिंग होता है कांचकृत या कांचमय। तो आपको जो है अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो देखो, विट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कांच में या कांचकृत। अब कांच में या कांचकृत कहने का मतलब ये है कि जो आप कांच के जितने भी सारे, मतलब देखो आपका जो गाड़ियों में शीशे लगते हैं, जो रियर मिरर और फ्रंट मिरर, पता नहीं कौन कौन से मिरर होते हैं, फिर एक नाव की दुकान में जो लगता है, फिर इसके बाद से जो गाड़ियों के जो विंडो सीट होती है, फिर इसके बाद से जो आप जिस शीशे से जो है आप अपना चेहरा देखते हो, इसके अलावा जो पहले
कांच के बल्ब आते थे वो आ गए, फिर इसके बाद से जो झूमर देखते हो, फिर इसके बाद से जो बिल्डिंग होती हैं उनमें जो है कांच के ग्लास लगाई जाती हैं। तो ये सारे जो है कांच के ही हैं, लेकिन वो कांच जो है अलग अलग प्रकार का है, ठीक है ना। तो इसे हम अगर देखो टाइम रहा तो हम कांच वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से केवल नॉलेज पर्पज से जो है पढ़ेंगे, और एग्जाम में जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आए होंगे 10-12 वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और ये कैसे बने हैं ये हमें जानना चाहिए, ठीक बात है। तो मेरा तो पहले यही है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी पहले आपको कवर कराऊं, तो अगर नहीं भी होगा तो वो हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक मैं पढ़ा दूंगा बिल्डिंग मटेरियल में, वहाँ तक के लिए जो है आप अगर याद कर लेंगे तो वहाँ तक ही जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक बात है। तो देखो विट्रिफिकेशन का मतलब होता है कांच में या कांचकृत। तो क्या होता है ना, अब यहाँ पे जो सैंड होता है वो सैंड इस सेकेंड वाले जोन में कहने का मतलब है कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर तब तक रखते हैं ना जब तक कि ये जो सैंड होता है वो पिघलने नहीं लगता, ठीक है। अब जो जितने भी सारे हमने बात करी कांच की, वो सारी की सारी जो है कांच जो है सिलिका से बनती है, सिलिका। और सिलिका मतलब आप सीधा सीधा मोटा मोटी समझो सैंड, समझ रहे हो। ये सिलिका प्योर सिलिका फॉर्म में होता है, तो सैंड में भी थोड़ा बहुत सिलिका होता है, मैंने कई बार से आपसे कहा। तो सीधा सीधा आप समझो सैंड, तो इसके द्वारा ही जो है कांच बनती है, समझ में आ रही है। तो सैंड क्या होता है, जब वो पिघलने लगता है ना तो वो जो शीशा होता है, जो जितने भी सारे कांच होते हैं वो पिघल के, और देखते हो वो जिस रूप में होते हैं उसे हम कांच कहते हैं। तो जब सिलिका जब पिघलने लगेगा तो वो कांच के रूप में बदलने लगेगा। तो विट्रिफिकेशन का मतलब होता है कांच में। तो कांच में कहने का मतलब यही है कि इस जोन में अब क्या होगा कि सिलिका पिघल करके और ग्लास जैसे जो है फॉर्म में, ग्लास के रूप में जो है चेंज होने लगेगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है विट्रिफिकेशन जोन, ठीक बात है। तो अब जो है विट्रिफिकेशन का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है और याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी। और विट्रिफिकेशन का मतलब होता है कांच में। तो अब यहाँ पे भी विट्रिफिकेशन का मतलब वही है कि जब तक वो मतलब पिघलने न लगे, कांच के रूप में बदलने न लगे, तब तक हम ऑक्सीडेशन जोन में ही रखते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं विट्रिफिकेशन जोन। और विट्रिफिकेशन जोन में क्या होता है कि विट्रिफिकेशन जोन में क्या होता है कि जो हमारा जो है ब्रिक अर्थ है वो कांच के रूप में जो है बदलने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे BRIC ब्रिक अर्थ ग्लास के रूप, जो ब्रिक अर्थ होता है वो ग्लास के रूप में CONVERT कन्वर्ट होने लगता है। तो ये जो है ग्लास के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट होने लगेगा। ग्लास मतलब क्या होता है, शीशा या कांच, ठीक है। अब देखो ये जो विट्रिफिकेशन जोन है, तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे, हमने बात करी थी शुरू में ही जब मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जो क्ले होती है उनके टेम्परेचर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर तो यहाँ पे हम दो की बात करेंगे। तो अगर लो मेल्टिंग क्ले है, लो मेल्टिंग MELTING, तो लो का मतलब होता है कम, और मेल्टिंग का मतलब होता है ना गलनांक, गलनांक का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी पदार्थ को जब हम इतना टेम्परेचर दें कि वो जो है गलने लगेगा, तो वो जिस टेम्परेचर पे वो गलना शुरू हो जाएगा उसी टेम्परेचर को हम जो है गलनांक कहते हैं, ठीक है। गलनांक टेम्परेचर।
तो लो मेल्टिंग के क्ले के लिए जो है, तो यहाँ पे मैंने लिखा लो मेल्टिंग क्ले क्ले के लिए TEMPERATURE, लो मेल्टिंग क्ले के लिए टेम्परेचर जो है 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। तो अभी मैंने ऊपर जो भी आपसे जो है टेम्परेचर की रेंज मैंने आपसे डिस्कस करी होगी, आप जो है उसे भूल जाना और उसको छोड़ करके, और ये जो टेम्परेचर है इसे याद रखना कि लो मेल्टिंग क्ले के लिए जो टेम्परेचर है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हाई मेल्टिंग, हाई MELTING, हाई मेल्टिंग क्ले के लिए TEMPERATURE, हाई मेल्टिंग क्ले के लिए टेम्परेचर जो होगा वो हम कितना रखेंगे, 1000 यानी कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। तो हमारे पास जो है दो प्रकार की क्ले होती है, मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की क्ले होती है, तो यहाँ पे हम 2 की डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर लो मेल्टिंग जो क्ले होगी, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर होगा वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसे रखेंगे, और हाई मेल्टिंग क्ले के लिए जो टेम्परेचर होगा वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1250 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हम रखेंगे। तो ये जो दोनों टेम्परेचर है ना, वो ये दोनों टेम्परेचर जो है आपको जो है याद करने हैं, ठीक है। तो एक बार जो मैं पानी पी लेता हूँ। तो हम जो है विट्रिफिकेशन जोन जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया 2 चीज़ें कि लो मेल्टिंग क्ले के लिए और इसके अलावा हाई मेल्टिंग क्ले के लिए टेम्परेचर। अब देखो ये जो विट्रिफिकेशन जोन है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे हम जो है जो है जो हमारा ड्राई ब्रिक अर्थ है, जो सूखी हुई ईंट है, उसको हम कांच के रूप में चेंज करना है। तो इसमें भी विट्रिफिकेशन जोन को ही हम जो है 3 स्टेज में जो है बांट के पढ़ते हैं। 900 डिग्री लो मेल्टिंग, 900 से 1100 लो मेल्टिंग क्ले के लिए टेम्परेचर है, और 1000 से 1250 जो है हाई मेल्टिंग क्ले के लिए जो है टेम्परेचर है। तो इसमें जो है हम इसे भी 3 स्टेज में बांट के जो है पढ़ेंगे, क्योंकि किस किस प्रकार की जो है क्रियाएं होती हैं वो चीज़ हम जो है देखेंगे, ठीक बात है। तो आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया, 40 मिनट हो गया ये, तो 20-30 मिनट और लगेंगे हो सकता है।
तो इसको भी ना हम 3 भागों में बांटते हैं। तो वहाँ पे जो मैं कैपिटल ABC लिख रहा था, इसके लिए मैं स्मॉल a से जो है डिनोट करता हूँ। और इसमें जो पहला स्टेज है विट्रिफिकेशन जोन में, जो पहला स्टेज है वो है इंसिपिएंट, INCIENT, इंसिपिएंट विट्रिफिकेशन, VITRIFICATION, इंसिपिएंट विट्रिफिकेशन। ठीक बात है। तो देखो इंसिपिएंट विट्रिफिकेशन में इसका मतलब क्या है, पहले इंसिपिएंट का मतलब समझ लो। तो इसका मतलब होता है आरंभिक, आरंभिक, आरंभिक मतलब आरंभ होना, अभी शुरुआती। तो शुरुआती विट्रिफिकेशन मतलब जस्ट अभी जो हमारा जो सिलिका है वो अभी जस्ट कांच के रूप में जो है चेंज शुरू हुआ है, मतलब कांच के रूप में चेंज होना अभी शुरू ही हुआ है। तो इसे हम इंसिपिएंट जो है विट्रिफिकेशन जो है कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, तो इसमें जो है क्या होता है कि इसमें देखो ये कोई अलग से मतलब स्टेज नहीं है, ये जो है अलग से कोई डिफाइन नहीं है। हम तो अपने समझने के लिए जो है इसे 3 पार्ट में जो है समझ रहे हैं, बांट के, समझ रहे हो। नहीं तो इसको समझना जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो शुरू में एक साथ जो है ऐसा देखा गया कि इसमें जो है जो सिलिका के कण होते हैं, इसमें SILICA, सिलिका के कणों की, SOF और TANIN, सिलिका के कणों की सॉफ्टनिंग हो जाती है। और मैंने आपसे डिस्कस किया है सॉफ्टनिंग का मतलब है, नहीं डिस्कस करा था, अभी कर रहा हूँ, करने वाला था। देखो हमने पढ़ा है स्टोन के लिए हार्डनेस की प्रॉपर्टी। तो हार्डनेस का मतलब होता है, चाहे स्टोन के लिए हो चाहे किसी भी के लिए हो, हार्डनेस का मतलब है अगर वो हार्ड है तो उसके सरफेस पे ना तो स्क्रैच उत्पन्न होगा, ना ही उसमें आप जो है कुछ धंसाओगे तो वो धंस पाएगा। ठीक बात है। तो ये चीज जो है नहीं होता है। लेकिन जब उसी चीज को, किसी भी चीज को जो है आप जब गर्म करते हो तो वो गर्म होके थोड़ा सा नरम होने लगता है, और जब वो नरम हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं कि वो सॉफ्ट हो गया है। और सॉफ्ट कहने का मतलब है कि अब इसके सरफेस पे आप स्क्रैच करोगे तो पूरा गहरा स्क्रैच पड़ जाएगा, इस पे कुछ धंसाओगे तो वो पूरी चीज जो है धंस जाएगी। समझ रहे हो ना। तो जब वो हार्ड था, शुरू में जब वो हार्ड था तो उसे आप जो है किसी भी शेप में जो है बदल नहीं पा रहे थे। तो अब क्या हो गया है, वो टेम्परेचर देने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है। तो अब जो है सॉफ्ट होने के बाद उसके सरफेस पे पेनिट्रेशन हो रहा है। और सॉफ्ट कहने का मतलब है कि आप जो है उसे जिस शेप में चाहोगे उस शेप में जो है उसे ढाल सकते हो, इसका मतलब ये भी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ईंट को भट्टी में पका रहे हैं, तो जो सैंड है हमारी वो, उसका जो है सॉफ्टनिंग शुरू हो चुका है, मतलब वो नरम हो चुकी है। तो नरम अभी जो है नरम होना शुरू ही हुई है। ठीक है ना। नरम होना क्या हुई है, अभी शुरू ही हुई है, अभी एकदम शुरुआती स्टेज है। तो इसका ये मतलब है। तो पहले तो क्या होता है कि वो जो है सॉफ्ट हो जाती है, नरम होती है। और नरम होने के बाद क्या होता है कि उसमें उसमें एडहेसिव, ADHESSIV, एडहेसिव प्रॉपर्टी, PROPERTY, एडहेसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तो अब क्या होता है कि ये जो सिलिका है उसमें एडहेसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तो एडहेसिव का मतलब क्या है, एडहेसिव का मतलब है, देखो एडहेसिव को पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, इसके बाद उसका मतलब है वही चीज समझा देता हूँ। तो एडहेसिव का हिंदी में मीनिंग होता है आसंजन, आसंजन। ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये आसंजन है। तो ससंजन और आसंजन मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा है। तो ससंजन में एक ही प्रकार के जो पार्टिकल होते हैं वो दूसरे को आकर्षित करते हैं, और आसंजन में अलग अलग प्रकार के पार्टिकल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये ससंजन और ये आसंजन दोनों ही आकर्षण बल होता है। ठीक है। तो इसमें जो है एडहेसिव की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि अब क्या होता है कि
शुरू में देखो भाई, देखो यहाँ पे खेला देखो। तो शुरू में जो है जो क्ले का जो शुरू में जो क्ले था वो क्ले ने जो है सैंड के पार्टिकल को जो है बांध के रखा था। ठीक है, शुरू में क्या था, क्ले जो है यानी कि जो मृतिका है, क्ले है, वो जो है सैंड के पार्टिकल को बांध के रखा था। ठीक बात है। लेकिन जब हम उसे पकाने लगे, भट्टे में पकाने लगे, तो ये जो सैंड के पार्टिकल है अब जो है इनमें एडहेशन की जो है प्रॉपर्टी जो है क्या हो गई, आ गई। अब ये सैंड के पार्टिकल जो है क्ले के पार्टिकल को बांध के रखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्ले जो अभी रुको ये बंद होगा, चलो बंद नहीं हुआ। तो अभी जो क्ले था वो सैंड के पार्टिकल को बांध के रखे हुए था, तो ये परमानेंट जो है बॉन्डिंग नहीं थी इनके बीच में। लेकिन अब जो सैंड में जो है एडहेशन की प्रॉपर्टी आ रही है, तो वो अब क्या करेगा कि सैंड के और अपने खुद के जो है पार्टिकल को बांध के रखेगा, तो इसमें अब ये परमानेंट प्रॉपर्टी है। ठीक बात है, तो ये खेला है। तो ये जो है आपको समझ में आया होगा। तो इसी वजह से हम जो है क्ले को मेन कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि शुरुआत तो उसी के कारण हुई ना, उसी ने तो पहले ईंट का शेप दिया। अगर वो नहीं दिया होता तो ये ईंट रहता ही नहीं अभी तक। तो क्ले का मतलब आसंजन होता है, लिख लेना, और उसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो सिलिका होता है, सिलिका में जो है एडेसिव की प्रॉपर्टी जो है आ जाती है। तो आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या होता है कि यहाँ पे बात लिखी है कि सिलिका के जो कण होते हैं ना वो सॉफ्टनिंग होने लगती है। तो अब ये इतना भी सॉफ्ट नहीं रहते, इतना भी वो नरम नहीं रहते कि जैसे कि इसमें जो है वाइट्स हैं, रंध्र हैं। ये क्या है, मैं बना रहा हूँ रंध्र हैं, रंध्र तो होंगे ना, समझ रहे हो ना। तो ये रंध्र है ना, तो इनके आसपास जो है सिलिका के पार्टिकल होंगे। तो अब ये टेम्परेचर पे, शुरुआत में टेम्परेचर पे ये नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब ये इतना भी सॉफ्ट नहीं हो गए हैं कि वो बह करके और जा करके ये जो आस पड़ोस की जो रंध्र हैं उनको क्या करे कि भर दें, उस रंध्र में चले जाएं। अब इनमें इतना भी जो है वो नरम नहीं है, इतना भी उनमें बहने की जो, अब वो नरम होंगे फिर इसके बाद से पिघलने लगेंगे, समझ रहे हो। तो अभी वो केवल नरम है। ठीक है, तो अभी उनमें इतना क्षमता नहीं है, वो उतने पिघले हुए नहीं है, वो जा करके इस जो खाली स्थान में क्या होंगे कि भर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें ना श्रिंकेज कम होगा। जब ये बह के और इस वाइट्स को भरने लगेंगे तो ये संकुचित होने लगे। इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा, पहले की तुलना में घट जाएगा। इसका डायमेंशन क्या होगा, पहले की तुलना में घट जाएगा। तो इसमें संकुचन क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि ये जो सैंड के पार्टिकल होते हैं ये अभी जो है फ्लोइंग कंडीशन में नहीं होते। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ईंट में बहुत अधिक संकुचन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, क्यों कि सैंड PARTICL सैंड पार्टिकल पास के वाइट्स को फ्लो होकर भरने, मतलब वो जो सैंड के पार्टिकल होते हैं वो अपने आस पड़ोस के जो वाइट्स होते हैं उनमें जो है बह करके और भरने में जो है उस वाइट्स को भरने में जो है सक्षम नहीं होते। अभी वो उनमें जो है इतना वो पिघले नहीं होते हैं, अभी वो शुरुआती स्टेज है। आई बात समझ में। तो ये चीज है।
तो इंसिपिएंट विट्रिफिकेशन का मतलब जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले पार्ट में इंटर करते हैं। तो ए के बाद हम बी पार्ट इसका देखेंगे। चल गया भाई, रुको। तो इसके बाद से ए के बाद जो है हमारा बी पार्ट रहेगा और वो रहेगा कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट विट्रिफिकेशन, VITRIFICATION, कंप्लीट विट्रिफिकेशन। तो अभी तो हमने देखा कि इंसिपिएंट विट्रिफिकेशन में सिलिका के जो कण होते हैं वो केवल जो है सॉफ्ट हो रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं कि इसमें सिलिका के कण जो है पूरी तरीके से अब पिघलने लगते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से अब क्या होते हैं कि वो पिघलने लगते हैं और पिघलने के बाद क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे और जो वॉइड्स थे उनमें जा करके क्या होंगे कि भर जाएंगे और जब वो भर जाएंगे तो क्या होगा, ईंट जो है संकुचित हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने ऊपर तो समझ ही लिया है, हम इसे लिख लेते हैं। तो इसमें SILICA सिलिका के कणों की MELTING मेल्टिंग शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, जो सिलिका के कण होंगे उनकी मेल्टिंग शुरू हो जाएगी और मेल्टिंग शुरू हो जाएगी तो कण एक दूसरे से जुड़ करके कण एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ जाते हैं तथा कण एक दूसरे जाते हैं जुड़ जाते हैं तथा सैंड पास की वाइड्स में भर जाती है। जब वो पास की जो है वॉइड्स में भर जाएगी तो क्या होगा कि जिससे जो है जिससे ईंट में संकुचन यानी कि श्रिंकेज अधिक होता है। तो जब वो पास की वर्ड्स में भर जाएगी ना तो उसके कारण जो ईंट होगी उसमें जो है श्रिंकेज ज़्यादा होगा। अब ये पास की वर्ड्स में जो है जाके भर रही है, ठीक है ना। तो ये इतना भी जाके पास की वर्ड्स में जो है नहीं भर जाती कि जो सारे के सारे वर्ड्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक बात है। लेकिन पहले जो सन ड्राई ब्रिक में जितने भी सारे वर्ड्स थे अब वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक बात है ना। तो इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो है समझ में आ गया होगा। और हमारा जो तीसरे नंबर पे जो पार्ट है, तीसरे नंबर पे, तो इसी में आप सी पार्ट लिखना। इसी में क्या है, सी पार्ट है विस्कस, VISCOUS, विस्कस, VITRIFICATION। तो अब विस्कोसिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, श्यानता, ठीक है। अब श्यानता समझ में आ रहा हो तो ये मुझे समझाने की जरूरत है नहीं। तो विट्रिफिकेशन, तो विट्रिफिकेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो अब इस जोन में क्या होता है ना कि इस जोन में सिलिका के कण जो है पूरी तरीके से पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद जो है अब वो जब ठंडा होने लगते हैं तो वो जो है पूरे जो है ग्लास के जैसे जैसे कांच चमकता है
वैसे पूरे प्लेन हो जाते हैं और चमकीले होने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसी बात को जो है हम लिख लेते हैं। इसमें SiLiC सिलिका के कण पिघलने लगते हैं तथा इसमें सिलिका के कण जो पिघलने लगते हैं तथा ठंडा होकर ठंडा होकर ईंट के SURFACE सरफेस पर GLASS ग्लास जैसे चमकीली परत का निर्माण करते हैं। तो ये जो तीसरा जोन है इसमें क्या होता है कि जो ईंट के जो सिलिका के जो पार्टिकल होते हैं वो पूरी तरीके से जो है पिघलने लगते हैं। तो पहले वाले देखो, अब यहाँ पे देखो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले वाले जो इंसिपिएंट जोन है इसमें अभी वो सॉफ्ट हुए हैं, अभी वो क्या हुए हैं, नरम हुए हैं, अभी वो पिघल नहीं रहे हैं, ठीक बात है। और इसके बाद से जब हम कंप्लीट विट्रिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें अब वो क्या हो रहे हैं कि अब वो पिघलना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या हो चुके हैं कि अभी वो पिघलना शुरू हो रहे हैं। और इसकी बात करेंगे तो अब वो पूरी तरीके से जो है पिघल रहे हैं, पूरी तरीके से क्या होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। मतलब सारे कण जो है पिघलने लगते हैं और पिघलने लगेंगे और पास की जो वाइड्स होगी उसमें जाके भर जाएंगे और आपस में भी चिपक जाएंगे और उनके बीच में जो क्ले के पार्टिकल होंगे अब वो भी उसमें बध जाएगा। तो अब ये पूरा एक कॉम्पैक्ट जो है मास की तरह ये कार्य करेगा, समझ रहे हो ना। एक बॉडी की तरह वो कार्य करने लगेगा, पिघल के चिपक जाएंगे सारे के सारे तब। और इसी में देखते हो कि जो सूखी हुई ईंट होती है, सन ड्राई ब्रिक होती है, उसका कलर कैसा होता है, भूरे रंग का। और अब जो है उसका कलर पूरा चेरी रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये बस फिजिकली हमने लिखा कि ये पिघलने लगते हैं, लेकिन उसमें केमिकली रिएक्शन होता है और कंपाउंड बन जाते हैं कई सारे। तो उसको जो है समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे यही सारे जो यही लिखे गए हैं। तो यही सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है पूरी तरीके से सारे कण पिघलने लगेंगे। अब पिघल रहे हैं तो आप जान ही रहे हो कि विट्रिफिकेशन का मतलब होता है कांच में। तो अब कांच में है भाई, वो पिघल रहा है तो सिलिका से कांच बनता है, तो वो कांच जैसी परत का निर्माण करेगा। ठंडा हो जाएगा तो और ठंडा हो जाएगा तो वो कांच की जैसी परत का जो है निर्माण करेगा, अच्छा लगेगा वो, तो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो पूरा एक ग्लास जैसे नहीं बनेगा लेकिन फिर भी वैसा होता है। इसी कारण जो ब्रिक होता है वो ब्रिटल होता है, ठीक है ना, भंगुर होता है। उसे मारोगे तो टूट जाता है, वो बेंड नहीं होता उस पर जब चोट लगती है उससे, आप जब मिस्त्री से तोड़ते हैं तो वो जो है टूट जाता है। तो अब हम जो है इस वीडियो में को यहीं तक रहने देते हैं। तो अभी तक देखो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करा है। तो हमने जो है इस वीडियो को शुरू किया था बर्निंग से, यानी कि पकाने से लेकर। तो ईंट को जो है 3 स्टेज में पकाते हैं। पहला स्टेज होता है डिहाइड्रेशन जोन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। आपने अगर फिल्म का नाम फिल्म देखी होगी तो उसमें जो है एक जो डायनासोर वाला पिक्चर है जिसका नाम है जुरासिक पार्क। तो उसमें जब वो डायनासोर क्या होता है, डायनासोर को पानी की कमी हो गई होती है तो वो किसी पार्ट में तालाब में जाकर के और पानी पीता है। तो उसे क्या कहते हैं वो सब कि इसको जो है डिहाइड्रेशन हो गया, यानी कि जो है पानी की कमी हो गई है, ठीक है ना, यानी कि वो प्यासा होता है। समझ में आ रही है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब यही है कि इसे हम जानबूझ के ईंट को जो है प्यासा बनाते हैं।
तो उसमें से पानी जो होता है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। इसमें जो घास फूस की पत्तियां होती है वो जल जाती हैं, कार्बोनेसियस मैटर जो है थोड़ा सा पार्शियली वो भी खत्म हो जाते हैं, सल्फर भी थोड़ा सा खत्म हो जाता है। और इसका टेम्परेचर जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दूसरे जोन में हम आते हैं जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन जोन। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और इसमें कार्बन और सल्फर जो है पूरी तरीके से जो है बाहर निकल जाते हैं, यानी कि कंप्लीट जो है उनका जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है। और उसमें जो फेरस आयरन होता है Fe2 वो Fe3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, Fe2 और आगे कुछ केमिकल कंपाउंड रहेगा, और Fe3 और आगे कुछ कंपाउंड रहेगा। तो फेरस 2 से 3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है सेकेंड स्टेज में तब तक रखते हैं जब तक कि जो सैंड के पार्टिकल हैं वो जो है विट्रिफिकेशन ना शुरू हो जाए। विट्रिफिकेशन का मतलब कि वो गलने लगे तो गलने न लगे। तो जब वो गलने लगेंगे तो उसका भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे विट्रिफिकेशन को भी। तो विट्रिफिकेशन में सब क्या होता है कि जो ईंट के पार्टिकल होते हैं वो ग्लास के फॉर्म में जो है चेंज होने लगते हैं। तो ग्लास के फॉर्म में कैसे, तो जो सैंड होता है वो सैंड भी जो सैंड होता है, सॉरी, जो ग्लास होता है वो सिलिका से होता है, और सैंड में भी सिलिका होता है। तो इस कारण जो सैंड जब पिघलता है तो वो कांच के रूप में भी चेंज होने लगता है। ठीक बात है। अब हम जब ईंट को बनाते हैं तो उसमें जो है 2 प्रकार की क्ले का यूज करते हैं। वैसे क्ले जो है 3 प्रकार की होती है। तो अगर वो लो मेल्टिंग क्ले है तो ईंट को पकाने के लिए लो मेल्टिंग क्ले के लिए 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। और हाई मेल्टिंग क्ले के लिए जो है टेम्परेचर रखते हैं वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हम तापमान रखते हैं। ठीक बात है। और विट्रिफिकेशन को भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग होता है, इसमें जो है सिलिका के कण जो है सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। वो जो है अ, अपना शेप चेंज करते हैं इसमें। ठीक है, फिर वो उसमें जो है आसंजन की प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके कारण वो आसपास के कणों को जो है चिपका लेते हैं। और उसमें इतने बहने का गुण नहीं होता है कि वो 5 वाले वॉट्स में जाकर के भर जाए, जिनके कारण जो है क्या होता है, संकुचन का मान जो है श्रिंकेज कम होता है। श्रिंकेज को इंग्लिश में संकुचन, हिंदी में संकुचन कहते हैं श्रिंकेज को। और इसके बाद से दूसरा हम जोन पढ़ते हैं कंप्लीट विट्रिफिकेशन। इसमें जो क्या होता है, सिलिका के कण जो है पिघलने लगते हैं और वो पास के वॉइड्स में जाके भर जाते हैं और आपस में भी सट जाते हैं, और क्ले के पार्टिकल जो होते हैं उनको भी चिपका लेते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि इनमें जो है संकुचन अधिक होता है। ठीक है, और इसके बाद से हम विस्कस विट्रिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसमें जो सिलिका के सारे कण होते हैं वो पूरी तरीके से पिघल जाते हैं, और जब वो ठंडा होते हैं तो उनका जो सरफेस होता है ठंडा होने के बाद वो उनका सरफेस ग्लासी जैसा ग्लासी एकदम प्लेन हो जाता है। ठीक है, उसमें फ्रिक्शन नहीं रहता, और एक चमकीली परत जो है ईंट के सरफेस पे जो है बन जाती है। ठीक है, तो ये बर्निंग के जो है सारे स्टेजेस थे। तो इन सारों को जो है हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये बर्निंग वाला जो पार्ट है इस वीडियो का, इसको जो है आपको याद करना है, और खास करके क्या यहाँ पे याद ही करना है। तो ये सारे के सारे जो है आपको पता रहने चाहिए और आपको जो है याद रहने चाहिए। और यहाँ पे जो टेम्परेचर लिखा गया है कि डिहाइड्रेशन जोन का कितना टेम्परेचर होता है, उसका दूसरा नाम वाटर स्मोकिंग जोन है। फिर इसका टेम्परेचर 650 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसका टेम्परेचर अलग अलग क्ले के लिए अलग अलग है। तो जनरली यही 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, इसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो है ये, और और ये, तो ये जो है आपको अच्छी तरीके से क्या करना है कि याद कर लेना है कि ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इतना सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आप नए हो और आपको थोड़ा बहुत भी मज़ा आया है पढ़ने में, अच्छा लगा है, देखो पढ़ने में भी मज़ा आता है, बस आपको
थोड़ा सा कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, अगर आप किताब पढ़ोगे नई नई चीज़ें सीखोगे तो उसमें भी आपको क्या होगा कि मज़ा आएगा। ठीक बात है ना। तो और अगर आपको मज़ा आया है, अच्छा लगा है, तो जो है आप चैनल के साथ जो है जुड़ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, क्योंकि देखो कई सारे बहुत सारे लोग जो है जुड़ेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा। जैसे आपको मज़ा आता है सीखने में, वैसे भी मुझे भी मज़ा आएगा, तो दोनों लोग मज़े मज़े में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अपने दोस्तों मित्रों और भाइयों बहनों को ज़रूर आप बताइएगा। और इसके बाद से जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा वो आप जो है मुझे ज़रूर बताइएगा, कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मतलब आप कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ना चाहेंगे, वो चीज़। और अगर आपको जो है कुछ भी डाउट हो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित जो है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है ना। और मैंने सारी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो है दे रखी हैं, और आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और मैं आपको जो है थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद आपका। तो अगले वीडियो में हम जो है हमारा अगला टॉपिक होता है इसी के आगे। तो बाय बाय, और अपना जो है ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।